So very good afternoon to one and all. So let us start our specific relief act. Now in this session we are going to start another chapter, that is chapter 3, rectification of instruments. Is it clear? That is rectification of instrument. So under this chapter, chapter 3, we have only one section, that is section 26. तो सब अब इसकी हेडिंग देखोगे, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन मींस टू करेक्ट समथिंग. इज इट क्लियर? टू करेक्ट समथिंग. तो यहाँ पे अब यही जो आपका रेक्टिफिकेशन है कि सेक्शन 26 के इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको आप रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन करेक्ट योर इंस्ट्रूमेंट्स. तो पहले हम ये देखते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्टिफिकेशन है ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था. इट वाज ओरिजिनेटेड इन कोर्ट्स ऑफ इक्विटी. इट वाज ओरिजिनेटेड इन कोर्ट्स ऑफ इक्विटी. और क्यों ये ओरिजिनेट हुआ था? so that they can remove the hardships which are created by the basic provision of law of evidence and that relating to documents. जो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी ने डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्टिफिकेशन को क्यों ओरिजिनेट किया था? जो हमारे लॉ ऑफ एविडेंस में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है, बेसिक प्रोविजंस है, उनकी हार्डशिप्स को रिमूव करने के लिए ओरिजिनेट किया गया था. इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे जो केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टीज के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टीज के बीच में और वो कॉन्ट्रैक्ट दे हैव एंटर्ड ओरली, ओरल एंटर किया है, तो उस केस में क्या हुआ था? दैट वाज एग्री टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग. इज इट क्लियर? जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ओरली एंटर हुए हैं, that were agreed to be reduced in writing. क्यों? to avoid the problems of proof. क्योंकि अगर आपके पास ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तो ये एग्री किया गया था कि उनको आप रिटर्न में रिड्यूस कर दो ताकि प्रूफ की कोई आपको प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डिफिकल्टी अराइज ना हो. Now what are the cases where you can rectify, the instruments? So यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे या तो आपकी म्यूचुअल मिस्टेक है. इज इट क्लियर? देयर इज अ म्यूचुअल मिस्टेक. सी क्लॉज 1, व्हेन फ्रॉड, थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज, कि फ्रॉड की वजह से या पार्टीज की म्यूचुअल मिस्टेक. नाउ प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड म्यूचुअल मिस्टेक. Here mutual mistake है, unilateral mistake नहीं है. Do remember it is only a mutual mistake of parties, not a unilateral mistake. So fraud or mutual mistake of parties, a contract or other instrument in writing. Is it clear? या तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, does not express their real intention. कॉन्ट्रैक्ट आपको रियल इंटेंशन नहीं बता रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में है उससे कोई रियल इंटेंशन नहीं एक्सप्रेस हो रही है. बट यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, दे हैव गिवन एन एक्सेप्शन, नॉट बीइंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. तो इसमें आपके क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो इंक्लूड नहीं होंगे. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर म्यूचुअल मिस्टेक इन्वॉल्व है, इज इट क्लियर, और यू कैन से फ्रॉड किया है एक पार्टी ने, तो वहां पे क्या है? आपका जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें ओरिजिनल एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पे आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रेक्टिफाई करवा सकते हो. सो इन सच सिचुएशंस enforcing such agreement which are reduced into writing would be unjust and unfair. वहां पे unjust होगा, unfair होगा. क्यों? because something enforced between the parties which they have never intended. Is it clear? तो पार्टीज के बीच में वो चीज इन्फोर्स हो रही है जो पार्टी ने एग्री ही नहीं की है, जो पार्टीज की इंटेंशन ही नहीं थी. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक पार्टी को भी अनफेयर हो सकता है और दूसरी पार्टी एडवांटेज ले सकती है, और इट मे बी पॉसिबल कि दोनों पार्टीज को ही कुछ ना कुछ अनफेयर हो रहा है. अब नाउ क्या है? आप लॉ ऑफ एविडेंस अगर आप देखोगे, इस सेक्शन को हम थोड़ा एविडेंस से कनेक्ट करके पढ़ेंगे. तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो आपको कॉन्ट्राडिक्शंस अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं करता, कोई चैलेंजेस नहीं परमिट करते हैं वो. सो ओरल एविडेंस अगेंस्ट सच डॉक्यूमेंट्स,
जो ओरल एविडेंस है इस इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट वो भी आपको अलाउ नहीं करते हैं, तो उस वजह से पार्टी क्या है, पार्टी बिकम्स हेल्पलेस। सो इन सच सिचुएशंस कोर्ट्स ऑफ इक्विटी है, कोर्ट्स ऑफ इक्विटी ने क्या एज्यूम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स which parties themselves could not because of the principle of law of evidence. So अब यहाँ पे कैसी वजह से कोर्ट्स ने ये इसके अंडर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंडर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर उन्होंने क्या अवॉइड किया है, अनजस्टिस अवॉइड किया है, इनजस्टिस अवॉइड किया बाय एनफोर्समेंट ऑफ रिटन एग्रीमेंट. So the principle this principle therefore becomes exception to the basic law of evidence. लेकिन जो रेमेडी है that was provided in two situations, वो सेक्शन 26 है, और वो situations क्या है, फ्रॉड है और आपका म्यूचुअल मिस्टेक है. सो रेमेडी सेक्शन 26 में अवेलेबल है जब when originally आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल है. इज इट क्लियर? रेमेडी अंडर सेक्शन 26 is available only when originally there is an oral agreement between the parties, जो later on उन्होंने अगर decide किया and reduced into writing. नेक्स्ट क्या है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रियल इंटेंशन. इज इट क्लियर? जो आपका रिटर्न एग्रीमेंट है वो रियल इंटेंशन नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, प्रिज्यूम और ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टीज है प्रॉमिस ऑफ दी पार्टीज, जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रियल इंटेंशन और प्रॉमिस ऑफ दी पार्टीज को. सो इट कैन हैपन ड्यू टू म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ बोथ दी पार्टीज, या फिर मिसचीफ है या फ्रॉड है. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपको यही बताया कि आप इंस्ट्रूमेंट्स कब रेक्टिफाई कर सकते हो. यू कैन रेक्टिफाई दोज इंस्ट्रूमेंट्स जब फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक्स है, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, वो रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर. सो रेमेडी जो सेक्शन 26 के अंडर अवेलेबल है ये सिर्फ दो सिचुएशंस में ही है, ये सिर्फ दो सिचुएशंस में ही है आपकी, और वो दो सिचुएशंस मैंने आपको बता दिए, फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक. इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे देखिए, अब ये कौन करवाएगा, देन आइदर पार्टी और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कौन करवाएगा, आइदर पार्टी और his representative in interest may institute a suit to have the instrument rectified. Is it clear? या तो कोई भी पार्टी, either party means plaintiff or defendant. Is it clear? नेक्स्ट क्या है, या फिर उनको उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए, इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करवाने के लिए, रेक्टिफाई करवाने के लिए. नेक्स्ट क्या है, plaintiff may in any suit in which any right arising under the instrument is an issue claiming in his pleading that the instrument be rectified. अब यहाँ पे क्या है कि जो plaintiff है, प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करवाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवाने के लिए. लेकिन यहाँ पे आप दोबारा देखिए, प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज एन इशू. ठीक है, अगर आप कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो रेक्टिफिकेशन के लिए, उसमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई पॉइंट इशू में है, वहां से आपकी कोई राइट अराइज हो रही है, तो आपने क्या किया, उसको प्लीडिंग में क्लेम किया है कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में आपकी ये राइट अराइज हो रही है. नेक्स्ट, अ डिफेंडेंट इन विच इन एनी सूट इन हिज डिफेंस आस्क फॉर द रेक्टिफिकेशन, और डिफेंडेंट भी किसी सूट में अपने डिफेंस में वो रेक्टिफिकेशन के लिए कह सकते हैं. इज इट क्लियर? So the who can ask for the rectification, either party or his representative in interest. Second, plaintiff अगर उनकी कोई इंस्ट्रूमेंट से राइट अराइज हो रही है, एंड देन डिफेंडेंट जब वो अपने डिफेंस दे रहे हैं वो भी रेक्टिफिकेशन के लिए कह सकते हैं. इज इट क्लियर? तो प्रिस्क्राइब, यहाँ पे क्या आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, अगर इन केस ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक देयर इज अ प्रिस्क्राइब पीरियड, तो वहां पे एप्लीकेशन और पेटिशन होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, और वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज ने जॉइंटली
मेंशन किया है कि कौन सा पोर्शन इस कॉन्ट्रैक्ट का गलत है, रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है, और वो दोनों पार्टीज कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस लैंग्वेज को करेक्ट किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, और जो डॉक्यूमेंट है वर्डिक्ट का अकॉर्डिंगली उसको भी करेक्ट किया जाए। सो कोर्ट इस सिचुएशंस में नॉर्मली क्या पार्टीज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और वो नेसेसरी करेक्शंस भी अलाउ करते हैं फॉर दी फ्यूचर corrected documents become binding on the parties. After correction वो documents है parties पे bind हो जाते हैं. Second situation जहाँ पे क्या parties is that where one of the parties to the contract may approach the court. इसलिए कोई भी पार्टी कोर्ट में जाके और ये बोलेगी कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो रियल इंटेंशन नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा पार्टीज की, वहां पे डिस्क्रिपेंसी है, सो वहां पे डॉक्यूमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया है वहां पे रियल इंटेंशन नहीं एक्सप्रेस हो रही है क्योंकि दूसरी पार्टी ने फ्रॉड कमिट किया है। जब वो बोल रहे हैं कि फ्रॉड कमिट किया है तो ये प्रूफ भी वही पर्सन करेगा जो कह रहे हैं कि फ्रॉड कमिट हुआ है। सो करेक्शन ये आप कह सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करो, करेक्ट कर दो फॉर द रीजंस ऑफ द फ्रॉड। लेकिन किस टाइम पे आप ये बोलोगे कि इस डॉक्यूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करो? एनी टाइम आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। ओरिजिनली आपका कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या कहा था, अगर ओरली है बाद में आप राइटिंग में कर रहे हो तो आप इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या बोलोगे? any time after the contract has been recorded in writing. Is it clear? So अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोर्ट के सामने आप लेके आ रहे हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाए, देन द प्रेयर वुड बी फर्स्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रेक्टिफाइड। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे आप पहले क्या कहोगे कि पहले तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करो फिर इसको इन्फोर्स करो। तो यहाँ पे जो रेमेडी है सेक्शन 26 के अंडर, इट इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। सो कोर्ट है, court is not bound to rectify the instrument. Court is not bound to rectify the instrument and doesn't provide the remedy normally on what grounds? On the conduct of the plaintiff. Is it clear? Remedy यहाँ पे कोर्ट की जो कोर्ट आपको रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है वो डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। दैट इज कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रेक्टिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स एंड डजंट प्रोवाइड द रेमेडी नॉर्मली ऑन द ग्राउंड्स वेयर, अगर वो प्लेंटिफ का कंडक्ट देख रहे हैं कि प्लेंटिफ हैज नॉट कम विद द क्लीन हैंड्स। सेकंड क्या है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप बिटवीन द पार्टीज। तो ये आपका सेक्शन 26 है। लुक एट द बेयर इट नाउ। After that, we are going to discuss the case laws on section 26. See now. Just hold on, guys. If in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified, if in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified, court finds that the instrument, though through fraud or mistake does not express the real intention of the parties. इसलिए कि अगर कोई सूट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट या आपने कोई और इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई करने के लिए किया है वो सूट, और कोर्ट को लगता है वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें रियल इंटेंशन नहीं है पार्टीज की, बाय बिकॉज ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, देन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी है, द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे आप कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन की, वो रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करने के लिए बोल भी सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, सो एज टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन, so far as this can be done without the prejudice to the rights acquired by the third person in good faith and for the value. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? विदाउट प्रिजुडाइज टू द राइट्स which are acquired by the third person in good faith for value. Suppose there was a contract between me and you. इसलिए मैंने फ्रॉड कमिट किया है। अब यहाँ से क्या, मैंने जब फ्रॉड कमिट किया है, थर्ड पार्टी ने
मैंने पहले आपको प्रॉपर्टी सेल कर दिया, फिर वही सेम प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है, लेकिन थर्ड पार्टी को उसकी कोई नॉलेज नहीं है, वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं फॉर वैल्यू फॉर सम कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने मेरे से प्रॉपर्टी खरीद ली है, उन्हें मेरे और आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता, तो वहां पे अगर आप रेक्टिफिकेशन के लिए बोल रहे हो तो वहां पे थर्ड पार्टी जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है उसकी राइट्स को हम अफेक्ट नहीं करेंगे, उसकी राइट्स को अफेक्ट नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है कि अगर कोई भी सूट है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपने रेक्टिफिकेशन के लिए बोला है और कोर्ट को लगता है वो इंस्ट्रूमेंट को थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक वो पार्टीज की रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, रेक्टिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं फॉर वैल्यू, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहां पे उनकी राइट्स को अफेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मस्ट मे फर्स्ट बी रेक्टिफाइड, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है राइटिंग में मे फर्स्ट बी, पहले वो राइटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया था कि पहले वो जो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, फिर वो इन्फोर्स कराया जाएगा। एंड देन इफ द पार्टी क्लेम रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड, कि अगर उन्होंने बोला है अपनी प्लीडिंग में कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफिकेशन के बाद इन्फोर्स भी करवाना है, तो वो कोर्ट करवा सकते हैं। एज सो प्रेड इन इज प्लीजिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फेट मे बी स्पेसिफिकली, इज इट क्लियर? तो यहाँ भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर उन्हें लगता है कि वो इन्फोर्स कराना है तो वो इन्फोर्स करवाएंगे। लास्ट क्लॉज देखिए, no relief for the rectification of an instrument shall be granted to any party under this section unless it has been specifically claimed। ठीक है, अगर आपने अपनी प्लीडिंग में अपने सूट में बोला है रेक्टिफिकेशन के लिए, तभी रेक्टिफिकेशन होगी इंस्ट्रूमेंट की, तभी इंस्ट्रूमेंट करेक्ट होंगे, अदरवाइज आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा अगर आपने स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया। लेकिन अब इस क्लॉज की उन्होंने एक प्रोवाइजो बना दी है, जिसमें प्रोवाइजो में उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने अपनी प्लीडिंग में मेंशन नहीं किया है तो कोर्ट उन्हें अलाउ कर सकता है कि वो अपनी प्लीडिंग को अमेंड करे और वो क्लेम इंक्लूड कर ले प्लीडिंग में, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी हैज नॉट सो क्लेम, court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the pleading for including such claim। is it clear? For including such claim। तो ये आपका सेक्शन 26 था, it was regarding the rectification of instrument। So let us do some of the case laws। So you can write the citation, Sartaj and another, Sartaj and another versus Ayub Khan, सरताज एंड अनदर वर्सेस अयूब खान, ये 2019 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है 2019। यहाँ पे क्या था कि जो एपिलेंट्स थे उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया था, एपिलेंट्स ने सिविल सूट फाइल किया था और एलिगेशन क्या लगाया था कि जो प्लेंटिफ्स हैं, प्लेंटिफ ने एक लैंड परचेज किया डिफेंडेड से बाय रजिस्टर्ड सेल डीड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। रिपीटिंग इट अगेन, फैक्ट, एपिलेंट ने सिविल सूट फाइल किया था और उनपे एलिगेशन क्या लगाया था कि प्लेंटिफ ने अपनी प्रॉपर एक लैंड परचेज किया डिफेंडेंट से और वो भी रजिस्टर्ड सेल डीड हुई है उसकी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। नाउ ड्यू टू दी मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक की वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सेल डीड में वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, इसलिए प्लेंटिफ्स हैं दे आर टेकिंग दी अनड्यू एडवांटेजेस। क्यों? क्योंकि सेल डीड में कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उसकी वजह से प्लेंटिफ्स हैं दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज फॉर दी सेल। सो यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो अपील है, अपील इसमें अलाउ की जाएगी नहीं, इट वाज हेल्ड दैट अपील इज लायबल टू बी अलाउड, अपील अलाउ की जाएगी और जो जजमेंट डिक्री ट्रायल कोर्ट ने पास किया था दे आर लायबल टू रिस्टोर, की जो प्लेंटिव्स है वो वापस वो प्रॉपर्टी किसको देंगे, डिफेंडेंट्स को देंगे, रिस्टोर करेंगे। इज इट क्लियर? तो वहां पे क्या है इस केस में, ये 2019 का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यहाँ पे कहा था कि वो अगर कोई मिस्टेक हुई है, मिस्टेक की वजह से वो रिस्टोर हो सकता है, इज इट क्लियर, रेक्टिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट केस लॉ, जोसेफ जॉन पीटर सैंडी, जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस।
Rajkumar and another. Joseph John Peter Sandy versus Veronica Thomas, Rajkumar and another. ये 2013 का केस लॉ है. यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो appellants हैं, they are the son and daughter of late BP Sandy. Is it clear? Appellants हैं, they are the son and the daughter of late BP Sandy. एंड उन्होंने, ये बीपी सेंडी है, उन्होंने अपने 2 हाउसेस ट्रांसफर किए थे अपने छोटे बेटे के नाम और डॉटर के नाम. उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे वो 2 घर ट्रांसफर कर दिए थे. लेकिन क्या हो गया कि जो घर अपने डॉटर के नाम पे करना था वो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, और जो बेटे के नाम पे करना था वो अपनी डॉटर को. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कोर्ट है, अब वो यहाँ पे ऑपोजिट हो गया है, दोनों के नाम पे जो घर करना था वो अलग कर दिया. सो एट द एंड कोर्ट हेल्ड दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर इट इज प्लीडेड. वहां पे सिर्फ उन्होंने प्लीड नहीं किया, तो कोर्ट ने क्या कहा, ये सेक्शन आपका वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे प्लीड किया गया है और प्रूव किया गया है कि फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक्स है पार्टीज की. पहले तो आपको प्लीड करना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको प्रूव करना पड़ेगा कि देयर वाज फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज एंड कंसीडर दैट अपील्स आर डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट. ठीक है, अपील्स आर डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट. क्लियर? सो दिस वाज द 2 केसेस. वन वाज रिगार्डिंग 2019 और दूसरा केस है आपका 2013 के रिगार्डिंग. नाउ next case law, write the citation. Ram Suchit versus first additional district judge. First additional district judge Gorakhpur, AIR 1986, AIR 1986, Allahabad 149, Allahabad 149. अब यहाँ पे क्या था, this case law is regarding section 26 clause 2. इज इट क्लियर? कि जहाँ पे अगर आपको वो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है टू रेक्टिफाई द इंस्ट्रूमेंट और नॉट, लेकिन वहां पे थर्ड पार्टीज की अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है तो वो उसकी राइट्स को अफेक्ट नहीं होगा. सो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो सर्टेन राइट्स हैं वो थर्ड पार्टी के फेवर में एक्री हुई थी. इसलिए थर्ड पार्टी के फेवर में एक्री हुई थी ओरिजिनल इन दी ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स. और जो थर्ड पार्टी है ही वाज एक्टिंग इन अ गुड फेथ और उन्होंने अपनी कॉन्सिडरेशन भी पे कर दी थी इस ट्रांजैक्शन के लिए. सो वहां पे क्या है, कोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि जो थर्ड पर्सन ने एक्ट किया था गुड फेथ में, कॉन्सिडरेशन दे दी थी, तो वहां पे कोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ, भवानी शर्मा वर्सेस नारायण शर्मा. भवानी शर्मा वर्सेस नारायण शर्मा, AIR 2003 गुवाहाटी 171, AIR 2003 गुवाहाटी 171. नाउ यहाँ पे क्या था, इट वाज रिगार्डिंग मिस्टेक एज टू बाउंड्रीज की मिस्टेक हो गई थी. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सपोज कोई आपने सेल डीड को रेक्टिफाई करने के लिए सूट फाइल किया है, सेल डीड को रेक्टिफाई करने के लिए सूट फाइल किया है, तो वहां पे प्लेंटिफ है, परचेजर थे, उन्होंने क्या क्लेम किया कि जो सूट जो लैंड है सूट में उसको जो सेल डीड में डिस्क्राइब किया गया है इन हिज फेवर, दैट वाज बाय रॉन्ग पट्टा एंड डैग नंबर. जो प्रॉपर्टी के नंबर्स होते हैं उसमें वो रॉन्ग मेंशन किए गए हैं. तो ऑल्दो जो बाउंड्रीज थे दैट वर गिवन करेक्टली. नाउ सेल डीड है, सेल डीड में क्या कहा था कि जो प्रॉपर्टी की जो आइडेंटिटी है वहां पे सफिशिएंट पर्टिकुलर्स थे, बाउंड्रीज थे, और वहां पे बाउंड्रीज से उनकी एडिशनल डिस्क्रिप्शन दी गई थी. सो पोजेशन है, पोजेशन ये परचेजर को डिलीवर की गई थी फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट. पोजेशन कब दी गई थी प्लेंटिफ को? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, और इट वाज कंटिन्यूड टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड. तो जो वेंडर थे वो रेडी थे ना, जो सेलर था वो रेडी था कि वो अपनी सेल डीड को करेक्ट करवाने के लिए रेडी थे. ही वाज रेडी एंड विलिंग टू रेक्टिफाई द डीड. किस तरह से? जो वहां पे गलत मेंशन किया था, सब बाउंड्रीज को सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे, तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन अलाउ होगी या नहीं होगी? रेक्टिफिकेशन वाज अलाउड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग बाउंड्रीज एंड नॉट द पट्टा नंबर्स. नेक्स्ट केस लो, शिव मूर्त
शियो मूरत वर्सेस राम मूरत, शियो मूरत वर्सेस राम मूरत, AIR 2004, इलाहाबाद 263। शियो मूरत वर्सेस राम मूरत, AIR 2004, इलाहाबाद 263। अब इस केस में क्या हुआ था, सूट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ सेल डीड मेंटेनेबल है या नहीं। यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था फॉर दी टू सेल द प्रॉपर्टी, agreement was there to sell the property and that was executed by uncle in favor of his two nephews। इसलिए अपने दो भतीजों के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करवाई थी। वो कौन है, टू नेफ्यूज कौन है इस केस में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 1। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ कि जो सेल डीड थी वो डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम पे नहीं हो रही है और सेल डीड, सो जो कि वहां से एविडेंस से रिफ्लेक्ट कर रहा था एंड इट वाज, और वो किस वजह से नहीं हुआ, जो हमें बाद में पता लगा, एविडेंस से पता लगा कि इट वाज दी fraud and misrepresentation, ड्यू टू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन डिफेंडेंट नंबर 1 का नाम नहीं आया था एंड दैट वाज एक्टेड अपॉन द एग्जीक्यूटेंट ऑफ द सेल डीड, और वो किसने, अंकल बाय डिफेंडेंट। एग्जीक्यूटेंट कौन था, अंकल थे, तो अंकल ने फ्रॉड कमिट किया था डिफेंडेंट नंबर 1 के साथ। Next case of suit for the rectification of sale deed by the plaintiff was maintainable। इसलिए यहाँ पे जो सूट फाइल किया था कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए सेल डीड की, that was maintainable। Is it clear? So this was your section 26. Hope you are clear with section 26. Any doubts? Any doubt regarding section 26? No, ma'am. Okay. So now we will start with the next chapter, that is recession of contracts। Chapter 4 है, वहां पे start करते हैं हम recession of contracts। Is it clear? So I am sending you another link and we'll start in another class।